खंड 1 अध्याय 11 अनुवादक। होई डुओंग दिन मैट ने लहसुन को कुचलने की तरह सिर हिलाया। अच्छा, इतना अच्छा कि मैं मर सकता हूँ। तू खियन ने अपना सिर घुमाया। दो मिन्हवी ने गर्व से अपनी भौहें उठाईं और धीमी आवाज में धमकी दी, अगर तुमने बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। तू खियन किसने किसे हराया यह अभी भी अज्ञात है। ली ची बान पोडियम पर खड़े होकर चिल्लाएं, तुम लोग पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हो? लॉटरी निकालने के बाद चलो सीटें बदल लेते हैं। दो मिन्हवी ने जल्दी से दिनहमट को वापस उसकी सीट पर खींच लिया। गलती से तोंग तान तु से टकरा गई जो कि लॉटरी निकालने वाली थी। तोंग तान तु ने ठंडी निगाह से दिनहमट की ओर देखा। दिनहमट ने कागज को मुट्ठी में दबा लिया। वह इतना दोषी महसूस कर रहा था कि उसके हाथ पसीने से तर हो गए थे। वह हमेशा से एक अच्छी छात्रा रही थी। बचपन से लेकर वयस्क होने तक उसने कभी भी अपनी पढ़ाई में धोखा नहीं दिया था, लेकिन आज अप्रत्याशित रूप से उसने सीट के लिए धोखा दिया। डिंगमी डोमिंग वेई के पीछे पीछे उसकी सीट पर गई। चिंतित होकर उससे पूछा, मिन्ह वेई, तुम्हारे अनुसार क्या जियांग शिनजी ने टीचर को बताया? डिंगमी ने अपने होंठ काटे, इधर उधर देखा। अचानक जू यी की खोजी निगाहों से मिलते ही उसका दिल फिर से कांप उठा। यह खत्म हो गया था। हो गया। अभी दो मिन्हवी भावुक थी, इसलिए उसने जल्दी से काम किया। हालांकि अधिकांश सहपाठी उस समय बहुत कुछ आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे थे, जो कि महिला छात्र नहीं थे, जो अपनी सीटों के बारे में परवाह नहीं करते थे। नेट एमआई फिर इसे जूकियान के साथ वापस बदलें। टैन डोंग चौंक गया। अरे, इतने सारे लोगों ने चुपके से आदान प्रदान किया। दिनहमट ने भी एक नजर डाली, दंग रह गया। यह वास्तव में है। अगर मुझे पता होता तो मैं चुपचाप इसे छिपा देता। उसने सोचा कि शिक्षक उसके बारे में बात कर रहे हैं। डोमिंग वेई, मैं ग्रुप 3 में पीछे से दूसरी टेबल पर बैठता हूँ। मैट, आप क्या करते हैं? दिनहमट ने इसे देखने के लिए खोला। उसके कंधे निराशा में झुक गए। टेबल 3, ग्रुप 2, दूसरी तरफ टैन डांग ने फिर से शाप दिया। डिंगमैट, आप मेरे साथ एक ही टेबल पर बैठते हैं। दिनहमट, मैं टैन डांग के साथ एक ही टेबल पर बिल्कुल नहीं बैठना चाहता। दिनहमट ने ल्यूक थोई मिया को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें आक्रोश से भरी हुई थी। ल्यूक थोई मिया ने अपना सिर नीचे करके उसकी ओर देखा। उसके होठों का कोना थोड़ा मुड़ा हुआ था। देखना बंद करो, तुम एक उदास लड़की बनने वाली हो। क्या अब भी तुम उदास नहीं हो? हम एक ही मेज पर नहीं बैठ सकते। तुम बिल्कुल भी उदास नहीं लग रही हो। दिनहमट ने उदास होकर अपना सामान पैक किया। कई बार सीट बदलने के बाद भी ल्यूक थोई मिया ने उसे अपने साथ बैठने के लिए नहीं चुना। लेकिन यह ठीक है। लॉटरी ड्रा के दौरान एक बार धोखा देना बहुत मुश्किल था, लेकिन परिणाम लाइची बान को पता चला और उसे इसे वापस बदलना पड़ा। डिंगमी को लगा कि लू शी मिया के साथ उसका भाग्य वाकई बहुत बुरा था। आगे सोचते हुए, क्या यह संभव था कि उन दोनों के बीच गहराई से विकसित होने का कोई मौका ही न हो? डिंगमी, है न? मैं यहाँ बैठी हूँ। डिंगमी ने अपना सिर उठाया। एक बेहद खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसने डूमिंग वेई की मेज पर किताबों का एक मोटा ढेर रखा हुआ था। डिंग एमआई ने उसे पहचाना। वह मिडिल स्कूल में लू शी मिया के रूप में एक ही वर्ग में थी। जैसे कि जूकियान, वे सिर्फ नियमित वर्ग से स्थानांतरित हो गए थे। यह कहते हुए, एक पल, मैं तुरंत आगे बढ़ता हूँ। इसे खुद ले जाएं। दिनहमट ने अपने होंठ हिलाए, फिर कहा, धन्यवाद। तू दीच ने उत्तर दिया, यह कुछ भी नहीं है। फिर उसने अपनी किताब नीचे रख दी और तुरंत चला गया। सभी छात्रों के सीट बदलने का इंतजार करने के बाद भी ली झिबिन संतुष्ट नहीं था।
इसलिए उसने उन्हें कुछ सीटें बदलने का आदेश दिया। अंत में ली जिबिन ने किन यांग की ओर इशारा किया। किन यांग, जू यी के साथ सीट बदलो। किन यांग उलझन में था। क्यों? तुम एक भालू की तरह बड़े हो। पेंग यिंग को रोक रहे हो जो तुम्हारे पीछे बैठा है। पेंग यिंग एक छात्र परिषद की सदस्य थी, छोटी और सुंदर। किन यांग के पीछे बैठी थी। वह वास्तव में कुछ भी नहीं देख सकती थी। पेंग यिंग आसानी से शर्मिंदा हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने सामने किन यांग की ओर देखा और बुदबुदाया, गुरुजी, यह ठीक है, मैं देख सकती हूँ। ली जिबिन ने अपना हाथ लहराया। क्या देखा? मैं अब तुम्हें नहीं देखूंगा। बस ऐसे ही। तान डोंग ने विनम्रता से कंधे उचकाए और दीनहमत से कहा, मैं चल रहा हूँ। दीनहमत ने अपना हाथ हिलाया। चलिए। हटो। सच कहूँ तो उसे भी लगा कि किन यांग, जो इतना लंबा और बड़ा था, आगे बैठने के लिए उपयुक्त नहीं था। दोनों लोगों की बातचीत न तो जोर से थी और न ही धीमी। लू शी मियाँ ने सब कुछ सुना। जू यी पर नजर डाली जो टेबल और कुर्सियां साफ कर रहा था। ठंडी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। किन यांग अभी पीछे की ओर बढ़ा ही था कि उसे जू कियान ने लात मारी। मेरे साथ सीट बदल लो। किन यांग को केवल यही उम्मीद थी। लीची बान को आखिरी टेबल पर लंबे लोगों की सीटों की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने बस आंखें मूंद ली और उसे जाने दिया। टू खियन ने डो मिन्हवी के पीछे जाकर उसकी कुर्सी पर पैर से लात मारी। डो मिन्हवी ने उसे घूरने के लिए अपना सिर घुमाया। वह इतनी गुस्से में थी कि वह किसी को मारना चाहती थी। दीनहमैट फिर से टू डिच की डेस्कमेट बन गई। जब वे पास से गुजरे तो तुदीच ने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। दीनहमट ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। तुदीच ने तुरंत अपना चश्मा उठाया और दूसरी तरफ देखा। स्कूल के बाद डो मिन्हवी उसे खाने के लिए आमंत्रित करने के लिए दौड़ी। रहस्यमय तरीके से कहा, तुम्हें पता है, ऐसा लगता है कि तुदीच तुम्हें पसंद करती है। दीनहमट बेहद हैरान थी। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुदीच, मैं देखता हूँ कि उसकी आंखों में सिर्फ स्कूल का काम है। चश्मा पहने, सुंदर, ज्यादा लंबा नहीं, लगभग 1 मीटर 70, कक्षा के दौरान सिर्फ किताबों पर ध्यान केंद्रित करने वाला। कभी कभी दीनहमत को ऐसा भी लगता है कि वह एक किताबी कीड़ा है। मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? डो मिन्हवी ने कहा, आपको इस पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा तुदीच भी बहुत अच्छा दिखता है और उसके ग्रेड भी अच्छे हैं। क्या वह पिछली अंतिम गणित परीक्षा में ल्यूक थोई मियाँ से सिर्फ 1 अंक पीछे नहीं था? दीनहमत को समझ में नहीं आया। तुदीच का उसे पसंद करना और गणित की परीक्षा में उसे कितने अंक मिले, इसका क्या संबंध है? यह देखकर कि वह उस पर विश्वास नहीं कर रही है, डो मिन्हवी ने फिर कहा, किसी किताब का मूल्यांकन उसके कवर से मत करो। कक्षा अध्यक्ष और उप कक्षा अध्यक्ष अभी भी प्यार में हैं। दीनहमत की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें कैसे पता? कक्षा अध्यक्ष और उप कक्षा अध्यक्ष दोनों देश के सबसे अच्छे छात्र हैं, पढ़ाई में बेहद अच्छे हैं। यह कैसे संभव है? डो मिन्हवी ने कहा, क्या आपने नहीं देखा कि आज दोपहर जब शिक्षक ने सीट बदली तो उन्होंने जानबूझकर उन 2 लोगों को अलग कर दिया, फिर उन दोनों को कार्यालय में बुलाया? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक सामान्य नौकरी निर्देश है? 100% लोगों को जीवन के आदर्शों के बारे में सुनने के लिए बुलाया गया था। दीनहमट को एहसास हुआ। पता चला कि आज दोपहर को जिन लोगों को सीट बदलनी थी, वे सभी जल्दी प्यार या जल्दी प्यार की शुरुआत में फंस गए थे। युवावस्था की उतावलेपन और विद्रोहीपन से उनमें से अधिकांश शिक्षकों की जादुई आंखों से बच नहीं पाए। वसंत आया। दीनहमैट और ल्यूक थोई मियाँ फिर से साइकिल से स्कूल जाने लगे।
उनमें से दो, एक आगे और एक पीछे। ल्यूक थोई मियाँ अब भी पहले की तरह उसका इंतजार नहीं करते थे। कभी कभी दीन मैट वास्तव में उसके सिर पर अपने स्कूल बैग से मारना चाहते थे। पिछले सेमेस्टर में, क्योंकि अंग्रेजी प्रतिनिधि के प्राकृतिक विज्ञान के अंक बहुत कम थे, उसे एक नियमित कक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया था। प्राकृतिक विज्ञान की कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या अधिक है। हर साल कुछ छात्राएं कक्षा 11 तक पढ़ती हैं और फिर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्थानांतरित होने की मांग करती हैं। अतीत में डिंगमी भी 2 कक्षाओं के बीच लंबे समय तक झिझकती रही थी और अंत में उसने डू मिंग वेई के साथ प्राकृतिक विज्ञान की कक्षा में शामिल होने का फैसला किया। उसके लिए प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन वास्तव में काफी थकाऊ था, लेकिन सौभाग्य से उसकी अंग्रेजी और साहित्य अभी भी कुछ अंक बना सकते थे। नए सेमेस्टर के दूसरे दिन, अंग्रेजी कक्षा के अंत से पहले, विषय की शिक्षिका सुश्री यांग जिंग ने डिंगमी को पुकारा। डिंगमी, इस सेमेस्टर में आप अंग्रेजी के लिए प्रतिनिधि होंगी। डिंगमी पहले भी प्रतिनिधि रह चुकी थी, इसलिए यह बहुत ज्यादा परेशानी नहीं थी। इसलिए उसने खड़े होकर जवाब दिया, हाँ, यह मामला इस तरह तय हुआ। दोपहर की आखिरी कक्षा से पहले डिंगमी अभ्यास पुस्तकें लेने के लिए प्रत्येक समूह में गई। जब चौथे समूह को इकट्ठा करने का समय आया, तो बेघर किन यांग फिर से कागजात की नकल कर रहा था, लेकिन लू शी मियाँ की अभ्यास पुस्तिका कहाँ थी? डिंगमी वहां चली गई और उसने किन यांग को लू शी मियाँ की कार्यपुस्तिका की नकल करते हुए देखा। वह भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। किन यांग, तुम फिर से नकल कर रहे हो। किन यांग ने अपना सिर उठाया और चापलूसी से मुस्कुराते हुए कहा, यह जल्द ही हो जाएगा। मेरा 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट। डिंगमी ने अपने होंठ सिकोड़े। पहले, जब वह प्रतिनिधि नहीं थी, तो उसे परवाह नहीं थी कि किन यांग ने उसके काम की नकल की है। लेकिन अब चूंकि वह इस विषय की प्रतिनिधि है, इसलिए उन्हें थोड़ा गरिमापूर्ण व्यवहार करना होगा। उसने लू शी मियाँ को देखा और खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं पाई। लू शी मियाँ, उसे हर समय नकल मत करने दो, ठीक है? तुम ऐसा करके उसे नुकसान पहुंचा रही हो। उसे इतना गंभीर देखना दुर्लभ था। लू शी मियाँ अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए, बगल की ओर देखा, अपनी आंखें मूंद ली और नोटबुक को हटाने के लिए आगे बढ़े जिसे किन यांग दबा रहा था। बाहर से मुस्कुरा रहे थे लेकिन अंदर से नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा, नकल करना बंद करो। किन यांग दंग रह गए। अरे, मैंने अभी तक नकल पूरी नहीं की है। लू शी मियाँ ने नोटबुक डिंगमी की ओर फेंकी। डिंगमी ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और उसे इत्मीनान से कहते हुए सुना। प्रतिनिधि ने कहा, मैं ऐसा करके आपको नुकसान पहुंचा रहा हूं। किन यांग ने कहा, युवा मास्टर, आपने क्या कहा? ऐसा लगता है कि पुराने प्रतिनिधि ने भी यही कहा था, लेकिन आपको इसकी परवाह नहीं है। ल्यूक थोई मियाँ ने हैकर एक्स फाइल्स पुस्तक को पढ़ने के लिए खोला, अपनी पलकें उठाने की भी जहमत नहीं उठाई। अलग। Can't you see that her face is red with embarrassment? Kin Yang. Ding Mi stood there holding Lu Shi Mia's notebook, the sunlight shining through the window onto her. The girl's hair fluttered as if it was glowing, her cheeks were red. She hurriedly urged Kin Yang, hurry up and copy, I'll give you 3 more minutes. Then she turned around and ran away. Pass. Kin Yang unwillingly buried his head in copying. Even Du Ming Wei urged, hurry up, it's almost time for class. Mi still has to hand in her paper. Okay, I know. Kin Yang lost his patience, feeling like the whole world was surrounding Ding Mi. After the evening self-study period ended, Ding Mi rode her bike and followed behind Lu Shi Miya. Lu Shi Miya, thank you. Lu Shi Miya knew that she was referring to the matter from this afternoon. He curled his lips into a smile, climbed on his bike and left, leaving behind a sentence, nothing.
Ding Mi hurriedly climbed on his bike and chased after her. Wait a minute. I'll treat you. चलो खाना खाने चलें, क्या खाना है? उसने अपनी गति धीमी कर दी। क्या मुझे कुछ ग्रिल खाना मिल सकता है? डिंगमी ने जल्दी से उसका पीछा किया, उसके साथ साथ। नहीं, युवक ने एक हाथ से गाड़ी चलाई और हवा की तरह तेजी से भाग गया। डिंगमी ने मुंह बनाया और जल्दी से उसका पीछा किया। जब वह मोड़ पर पहुंची, तो अचानक कोई भागता हुआ आया, जिससे वह चौंक गई और सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा गई। वह और बाइक दोनों गिर गए। आह! युवक ने अचानक हवा की तरह ब्रेक लगाया, पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया, मन ही मन गाली दी और जल्दी से पीछे मुड़ गया। अध्याय 11 का अंत। खंड 1 अध्याय 12। अनुवादक। हुई डुओंग दीन मैट उसके चेहरे पर गिर गई। उसके नितंब और कोहनी दोनों सुइयों की तरह दर्द कर रहे थे और उपद्रवी ने जल्दी से माफी मांगी और भाग गया। वह अभी भी नहीं देख पाई कि उसका चेहरा कैसा दिख रहा था। धमाका। ल्यूक थोई मियाँ ने अपनी बाइक फेंक दी। दीन मैट के पैर पर दबाव डाल रही बाइक को उठाया, जांच करने के लिए अपना सिर नीचे किया और डांटा, तुम्हारी आंखें कहाँ जा रही हैं? इतना मूर्ख कि पेड़ से टकरा जाऊं। आखिर में पूछा, तुम कहाँ गिर गए? दर्द होता है। डिंगमी ने अपने दांत पीस लिए और हांफते हुए उसे नाराजगी से देखते हुए सहन किया। हर दिन इस तरह उसके पीछे भागते हुए, देखो, वह गिर गई। कहाँ दर्द होता है? जैसे ही लू शी मियाँ ने बोलना समाप्त किया, छोटी लड़की ने अचानक गुस्से में उसे धक्का दे दिया। यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम मेरा थोड़ा और इंतजार करते, तो तुम निश्चित रूप से मर जाते। अगर मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा होता, तो मैं गिरता नहीं। ल्यूक थोई मियाँ ने खुद को संभाला और असहाय होकर अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ, यह मेरी गलती है। यह मूल रूप से तुम्हारी गलती थी। हाँ, दीना मत दंग रह गया और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। लू शी मियाँ ने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, अचानक हल्के से मुस्कुराया और उसके बालों को बिखेरा। आखिर कहाँ दर्द हो रहा है? डिंगमी ने दुखी होकर शिकायत की। मेरे हाथ, पैर और मेरे नितंब भी। यह सबसे दर्दनाक हिस्सा था, लेकिन वह इसे कहने में बहुत शर्मिंदा थी। लू शी मियाँ ने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। क्या तुम खड़ी हो सकती हो? डिंगमी ने उसकी शर्ट पकड़ी। ठीक है। लू शी मियाँ ने उसे खड़ा करने के लिए उसका हाथ खींचा। डिंगमी चिल्लाई। उसका बायां नितंब पहले जमीन से टकराया था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसे हल्का सा स्पर्श भी दर्द कर रहा था। दर्द से उसका चेहरा पीला पड़ता देख लू शी मियाँ ने कहा, चलो अस्पताल चलते हैं। डिंगमी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं। अब इतना दर्द नहीं होता। मैं घर जाकर कुछ दवा लगा लूंगी। लू शी मियाँ ने भौहें सिकोड़ते हुए उसे गौर से देखा। क्या तुम सच में ठीक हो? सच में ठीक हो। इसके अलावा, अगर तुम देर से वापस आई, तो मेरी माँ तुम्हें डांटेगी। स्कूल के बाद लोग आ जा रहे थे और लोग उन्हें देखते रहे। अचानक किसी ने आवाज लगाई, डिंगमी, क्या हुआ? डिंगमी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि जियांग के डू उन्हें आश्चर्य से देख रहा है। उसने अपने होंठ काटे। मैं गलती से गिर गई। जियांग के डू उसके करीब गया। क्या तुम ठीक हो? बोलते समय उसने चुपके से लू शी मियाँ की तरफ देखा जो उसका साथ दे रही थी। डिंगमी ने अपना सिर हिलाया। सब ठीक है। लू शी मियाँ ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने जियांग के डू को नहीं देखा हो। उसने अपने बगल में घूम रही साइकिल उठाई और डिंगमी की तरफ देखा। यहाँ मेरा इंतजार करो। डिंगमी ने सिर हिलाया। तुम कहाँ जा रही हो? अपनी कार पार्क करने। फिर वह अपनी बहुत सुंदर बेटी की बाइक को स्कूल गेट की ओर ले गई। दिनहमत ने तब तक इंतजार किया जब तक कि वह ल्यूक थोई मियाँ की आकृति को नहीं देख सकी।
फिर तुरंत अपने नितंबों को रगड़ने लगी। वह इतनी पीड़ा में थी कि वह मरना चाहती थी। खोंग खाडू ने देखा और थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर घुमाया और दीन मत से पूछा, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है कि मैं तुम्हारे साथ इंतजार करूं? कोई जरूरत नहीं, तुम पहले घर जाओ, दीन मत ने दृढ़ता से मना कर दिया। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना कि वह और जियांग के डू करीबी दोस्त नहीं थे, और न ही डू मिंग वेई को यह कहते हुए सुनना कि जियांग के डू ने पहले भी लू शिमिया का पीछा किया था, वह उसे अपने साथ कैसे इंतजार करने दे सकती थी। जियांग के डू ने अपने होंठ काटे। ठीक है, तो मैं पहले जाऊंगी। डिंगमी पेड़ के नीचे बैठी उसका इंतजार कर रही थी। कदमों की आहट सुनकर उसने अपना सिर उठाया। उसकी बड़ी गोल काली आंखें उसे देखकर झपक रही थी। लू शिमिया ने अपना सिर नीचे किया और कुछ देर तक उसे देखा, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। उठो, उनकी उंगलियां छू गईं, और डिंगमी का पूरा शरीर ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। इससे पहले कि वह कुछ महसूस कर पाती, लू शिमिया ने पहले ही उसका हाथ छोड़ दिया, बाइक को ऊपर उठाया और उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया। चढ़ो, डिंगमी दंग रह गई, और युवक ने उससे आग्रह किया, जल्दी करो। वह जल्दी से एक कदम ऊपर चढ़ी, उसकी पीठ पकड़ी और मंच पर बैठ गई। लड़के की कार बहुत ऊंची थी। लू शिमिया ने उसे बेवकूफ की तरह देखा। कई बार दबे पांवों से गाड़ी पर चढ़ी लेकिन फिर भी चढ़ नहीं पाई, और मजाक में हंसी, तुम कितनी लंबी हो? डिंगमी ने उसे घूर कर देखा और बुदबुदाया, 1 मीटर और 60। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जितना ही कुपोषित है? बहुत छोटा, लू शिमिया ने चिढ़ाते हुए हंसा। जैसे ही वह दबे पांव चली, उसने अचानक मुड़कर उसकी कमर को ऊपर उठाया, फिर जल्दी से पीछे मुड़ा। चलो चलें। डिंगमी शर्मा गई और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, कार अचानक तेज हो गई। उसका सिर उसकी मजबूत पीठ से टकराया। डिंगमी की नाक में चोट लगी। वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई। धीरे चलो। युवक ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी गति फिर भी काफी कम हो गई। कार रात की हवा में से गुजरी। डिंगमी ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को कसकर पकड़ रखा था। उसकी कमर पर अभी भी जोर था, जो कभी कम नहीं हुआ। स्ट्रीट लाइटें मंद थी। पेड़ों की छायाएं धब्बेदार थी। हवा दो लोगों की स्कूल यूनिफॉर्म से गुजरी। छोटी लड़की ने खुशी से अपने पैर हिलाए। उसकी आवाज मीठी और स्पष्ट थी, लू शिमिया। हाँ, मैं सिर्फ 17 साल की हूँ। मैं और लंबी हो जाऊंगी। सच में? बेशक। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो रुकिए और देखिए। ल्यूक थोई मियाँ कुछ बार हंसे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। डिंगमी के होठों के कोने मुड़े हुए थे, खुशी से मुस्कुरा रहे थे। जब वे आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तो डिंगमी ने कहा, यहाँ रुको। लू शिमिया ने कार रोकने के लिए एक पैर जमीन पर रखा, और डिंगमी नीचे उतर गई। लू शिमिया ने अपनी पीठ सीधी की और उसके बराबर ही लंबा था। अपनी ठोड़ी उठाई और उसके पैरों की ओर इशारा किया। अभी भी बहुत दूर जाना है। क्या तुम सच में अकेले ही जा रही हो? डिंगमी मुस्कुराई, अपने गालों पर गाल दिखाते हुए। हाँ, तुम पहले वापस जाओ। अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम जू निंग से टकरा सकते हैं। लू शिमिया ने उसकी ओर देखा। मोटे तौर पर उसे पता था कि वह क्या सोच रही थी। वह नीचे झुक गया, उसके हाथ हैंडलबार पर, इत्मीनान से आगे बढ़ते हुए। फिर आपको जल्दी से वापस जाना चाहिए। उसके सभी हो सकते हैं। बंक, क्या आप पागल हैं? फिर से, कभी-कभी जानबूझकर धीमा हो जाता है। जल्दी करो। INGMI ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए, कुछ भी नहीं। मैंने कुछ भी नहीं कहा। छोड़े। सुबह, डिंग जो MI
वे अभी भी प्यार में थे या फिर वे फिर से शुरू होने के बाद लू शिमिया के पास नहीं थे। यह हर बार काम कर रहा था। अभिव्यक्ति और पता था कि यह छोटी लड़की केवल उसे गुप्त रूप से प्यार करती थी और उसे स्वीकार करने के बारे में नहीं सोचता। पहले बुदबुदाया, ऐसा नहीं है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कहा जाए। दो मिन्हवी ने उसे एक योजना दी। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो आपको दूसरों से सीखना चाहिए और प्रेम पत्र लिखना चाहिए। दीनहमठ। प्रेम पत्र। क्या ल्यूक थोई मियाँ हमेशा उन्हें सीधे कूड़ेदान में नहीं फेंक देते थे? उसने इसे कई बार अपनी आंखों से देखा था। दिनहमत ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह बहुत अश्लील है। तो तुम दुनिया से भागना चाहती हो। आप अधीर नहीं हैं, लेकिन मैं आपके लिए अधीर हूँ। आप अकेले नहीं हैं जो ल्यूक थोई मियाँ को पसंद करते हैं। तुम जियांग के डू को जानते हो। मैंने सुना है कि उसके पिता और लू शी मियाँ के पिता का एक दूसरे के साथ व्यापारिक लेन देन है। अगर दोनों परिवार विवाह गठबंधन में रुचि रखते हैं तो देखते हैं कि तब तुम कैसे रोते हो। डू मिंग वेई ने यह कहा, उसकी ओर देखा। समझे? डिंग मी मदद नहीं कर सका लेकिन कहा, मुझे नहीं लगता कि लू शी मियाँ उस प्रकार का व्यक्ति है जो विवाह गठबंधन के लिए सहमत होगा। डिंग मी ने हमेशा लू शी मियाँ की प्रशंसा की थी। आप जो चाहे कर सकते हैं। अगर आपको वह पसंद नहीं है तो कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। यहाँ तक कि दो मिन्हवी भी ऐसा नहीं कर सकते। दो मिन्हवी बहुत क्रोधित हुए। आपका दिल बहुत विशाल है। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। शायद लू शी मियाँ हाल ही में उसके साथ बहुत नरमी बरत रही है, इसलिए डिंग मी को यह एहसास हो रहा है लू शी मियाँ उसे वाकई पसंद करती है। क्लास के दौरान एक सहपाठी दरवाजे पर खड़ी थी और उसने आवाज लगाई, डिंग मी, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। डिंग मी कक्षा से बाहर चली गई। उसका इंतजार करने वाला व्यक्ति हान जियाओ था, क्लास असाइनमेंट से पहले उसका सहपाठी। हान जियाओ ने शर्म से उसके हाथ में एक प्रेम पत्र थमा दिया। कृपया इसे लू शी मियाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। डिंग मी दंग रह गई। क्या? हान जियाओ शर्मा गया। क्या आपके और लू शी मियाँ के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं? मैंने सुना है कि उसकी अभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या तुम उसे यह पत्र देने में मेरी मदद कर सकती हो? सामाजिक विज्ञान की कक्षा प्राकृतिक विज्ञान की कक्षा से कुछ दूरी पर थी। घंटी बजने वाली थी। हान जियाओ ने डिंग मी के जवाब का इंतजार नहीं किया। उसने पत्र को उसकी बाहों में ठूंस दिया और सीधे कक्षा में भाग गया। डिंग मी, क्या तुम इसे फेंक सकती हो? आप किससे पूछ रहे हैं? क्या तुमने मुझे और उसे हर दिन एक साथ स्कूल जाते नहीं देखा? डिंग मी ने उस मुश्किल प्रेम पत्र को डिंग मी के स्कूल बैग के निचले हिस्से में ठूंस दिया था। उसे नहीं पता था कि उसे लू शी मियाँ को कैसे देना है। शुक्रवार दोपहर को स्कूल के बाद लू शी मियाँ हमेशा की तरह जूकियान और किन यांग के साथ फुटबॉल खेलने चले गए, जबकि डिंग मी और डू मिंग वेई कक्षा में होमवर्क करने बैठे थे। लेकिन वास्तव में वह अकेली ही ऐसा कर रही थी। दो मिन्हवी कुछ मिनटों के लिए बोरियत बर्दाश्त नहीं कर सका और एक उपन्यास पढ़ने के लिए भाग गया। शाम 7 बजे के बाद कुछ पसीने से लथपथ लड़के कक्षा में दाखिल हुए। डिंग मी ने लू शी मियाँ को पानी की एक बोतल दी। लू शी मियाँ ने उसे लिया, अपना सिर पीछे झुकाया और बोतल का आधा हिस्सा पी लिया। फिर दराज से अपना स्कूल बैग निकाला। चलो चलें। लू शी मियाँ दरवाजे तक पहुँचने ही वाले थे कि डिंग मी को एहसास हुआ कि वह उनसे बात कर रहा है। जल्दी से अपना स्कूल बैग पहना और उनके पीछे भागी। मिंग वेई, जल्दी करो। किन यांग और जूकियान एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे हुए उनके पीछे चले गए। चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। स्कूल के गेट के पास एक नया रेस्तरां खुल रहा है। डू मिंग वेई ने अपना सिर घुमाया। तुम दावत दो। किन यांग ने लू शी मियाँ को देखते हुए खांसी की। क्या युवा मास्टर पहले से ही यहाँ नहीं है?
चलो किसी और दिन चलते हैं, मैं आज व्यस्त हूँ। किस काम में व्यस्त? लू शी मियाँ पहले चले। उनकी पीठ चिकनी और मुक्त थी। उन्होंने अपना सिर थोड़ा झुकाया। मेरे पिताजी अभी वापस आए हैं। मुझे आज रात के खाने के लिए घर जाना है। समूह स्कूल के गेट पर अलग हो गया। डिंगमी लू शी मियाँ के पीछे अपनी बाइक चला रही थी। जब वे विला के बाहर पहुंचे तो डिंगमी ने अपने बैग में हाथ डाला और दांत पीसते हुए उसे बुलाया। लू शी मियाँ, 1 मिनट रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। लू शी मियाँ ने एक पैर जमीन पर रखा और कुछ सेकंड के लिए उसका इंतजार किया। उसे अपने सामने रुकते देख उसने अपने बैग से एक गुलाबी पत्र निकाला। उसका चेहरा अजीब था। डिंगमी ने कठिनाई के बावजूद उसे पत्र सौंप दिया। यह किसी ने मुझे इसे तुम्हें देने के लिए कहा था। लू शी मियाँ का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने पत्र लिया और उसके सिर पर थपथपाया। उसकी आवाज ठंडी थी। तुम बहुत अच्छी इंसान हो। अध्याय 12 का अंत। खंड 1 अध्याय 13 अनुवादक। होई डुओंग लिफाफा गिरे हुए पत्ते की तरह जमीन पर गिर गया। लू शी मियाँ साइकिल चलाकर सीधे आगे बढ़ गई। पीछे मुड़कर नहीं देखा। डिंगमी वहीं पर दंग रह गई। उन्होंने पत्र उठाया और बेहद निराश महसूस किया। उस दिन से लू शी मियाँ ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और डिंगमी को बेहद गलत लगा। फिर भी जब वह कैफेटेरिया में बाहर गईं, तो वह हान जियाओ से टकरा गई और उन्हें पीछे खींच लिया गया और पूछा, वह क्या लू शी मियाँ ने मेरा पत्र अभी तक पढ़ा है? डिंगमी बेहद परेशान थी। खुद से सोच रही थी, आपके पत्र की वजह से उन्होंने अब मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि अंत में इसे अभी भी कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। नहीं, वह कभी प्रेम पत्र नहीं पढ़ते हैं, दीना मत ने जवाब दिया। यह सच था। हान तियो निराश हो गया। इसे भूल जाओ, मैं भी जानता हूँ कि उसका पीछा करना मुश्किल है। दो मिन्हवी ने हान तियो से पूछा, तुमने यह कहते हुए किसे सुना कि ल्यूक थोई मियाँ की अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? हान तियो थोड़ा शर्मिंदा हुआ। जब मैं बाथरूम में था तो मैंने तुम्हारी कक्षा की कुछ लड़कियों को दूसरे लोगों से इस तरह बात करते हुए सुना। किसने? दो मिन्हवी ने पूछा। तुम्हारी आवाज से लगता है कि यह खुओंग खाडू है। दीन मत को तुरंत याद आया कि कैसे खुओंग खाडू अक्सर ल्यूक थोई मियाँ के सामने बैठता था और अक्सर उसके साथ अपनी पढ़ाई पर चर्चा करता था। दोनों के बीच संबंध खराब नहीं लग रहे थे। हाल ही में अपने और लू शी मियाँ के बीच की बेवजह की ठंडक के बारे में सोचते हुए डिंगमी उदास होकर कैफेटेरिया में चली गई। डू मिंग वेई अभी भी बाहर हान जियाओ की गपशप सुन रही थी। उसे अकेले अंदर आते देख वह जल्दी से उसके पीछे गई और उसके कंधे पर थपथपाया। क्या तुम्हें खतरा दिख रहा है? कौन सा खतरा? उसे उसके लिए दुख हो रहा था। डिंगमी उदास थी। जियांग के डू ने जो कहा वह गलत नहीं है। लू शी मियाँ की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। डू मिंग वेई ने डिंगमी को गले लगाया। क्या तुम लगभग उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो? पहले हम हर दिन एक साथ स्कूल जाते थे, सप्ताहांत और गर्मी की छुट्टियों में एक साथ पढ़ते और खेलते थे। वह तुम्हें घर भी ले गया। क्या तुमने लू शी मियाँ को किसी महिला छात्रा के इतने करीब देखा है? डिंगमी ने उसकी ओर देखा। हम अभी भी सप्ताहांत और गर्मियों की छुट्टियों में एक साथ अध्ययन करने और खेलने के लिए यहाँ आते हैं, है ना? किन यांग और जूकियान भी। उन दोनों के अकेले होने की संभावना बहुत कम है। डू मिंग वेई को भी इस समस्या का एहसास हुआ। आप उसे मूवी देखने के लिए क्यों नहीं कहते? डिंगमी ने एक पल के लिए सोचा और थोड़ा भावुक हो गई। हाँ, हम कब जा सकते हैं? मिडटर्म आ रहे हैं और हमारे पास समय नहीं है। आप 1 मई तक प्रतीक्षा करें। वह एक लंबी छुट्टी है। कोई भी दिन ठीक है। डू मिन्हवी को तुरंत एक विचार सूझा। जितना अधिक दिन मैट ने इसके बारे में सोचा, वह उतनी ही उत्साहित हो गई। बार बार सिर हिलाते हुए,
ठीक है। डू मिन्हवी ने अपना सिर पीट लिया, इस बात पर अफसोस जताते हुए कि वह जीविका नहीं चला सकती। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन तुमने किसी को प्रेम पत्र पहुँचाने में मदद क्यों की? ल्यूक थोई मियाँ को सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब दूसरे लोग उन्हें प्रेम पत्र देते हैं, है ना? लेकिन तुमने फिर भी इसे मुझे दे दिया। अगर मैं होती तो मैं भी नाराज होती। उसने इसे मुझे दे दिया और भाग गया। मैं इसे ऐसे ही नहीं फेंक सकती थी। डिंगमी को इस बात का इतना पछतावा हुआ कि उसे पक्का पता था कि लू शी मियाँ इसे नहीं पढ़ेंगे, इसलिए उसने इसे उसे देने की हिम्मत की। डिंगमी को कभी भी छुट्टी पर रहना पसंद नहीं था। जितनी लंबी छुट्टियां होती, उसे उतना ही लंबा समय घर पर रहना पड़ता। वह स्कूल जाना पसंद करती है, सप्ताहांत ही काफी है। लेकिन एक मई को ल्यूक थोई मियाँ के साथ फिल्म देखने जाने के बारे में सोचते हुए दिनमत ने इस दुर्लभ 7 दिवसीय छुट्टी का बेसब्री से इंतजार करना शुरू कर दिया। हालांकि छुट्टी से पहले दिनमत परीक्षा के नतीजों को देखकर दंग रह गया। लगभग हर दिन ऐसे सवाल थे कि वह खत्म नहीं हो सकती थी, और गणित और अधिक कठिन हो गया। एटली ने जवाब दिया, मैं देख रहा हूँ कि आप व्यस्त हैं, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। डू मिनहवाई यह सुनकर एक उपन्यास पढ़ रहा था। कक्षा में प्रवेश करते हुए ल्यूक थोई मियाँ ने पानी की एक बोतल पकड़ी और पीछे पीछे चले आए। सामने की मेज पर नजर डालते हुए उसने देखा कि डिंग मी और जू यी के सिर एक दूसरे से टकराने वाले थे। उसने ठंडे अंदाज में अपनी नजरें हटाईं और अचानक जू कियान के हाथ से गेंद को दूर फेंक दिया। जू कियान दंग रह गई। अरे, यह बास्केटबॉल है, यह फुटबॉल नहीं है, युवा मास्टर। धमाका! गेंद ब्लैकबोर्ड से टकराई। आवाज इतनी तेज थी कि पूरी क्लास हिल गई। डिंग मी चौंक गई, जू यी भी डर गई। वे दोनों एक साथ खड़े हो गए। इस बार उनके सिर वास्तव में एक दूसरे से टकराए। डिंग मी ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे इतना दर्द हुआ कि वह रोना चाहती थी। उसने आंखों में आंसू भरकर अपना सिर घुमाया और लू शी मियाँ की ठंडी नजर से मिली। डिंग मी को तुरंत आक्रोश से मरने जैसा महसूस हुआ और थोड़ा गुस्सा भी आया। लू शी मियाँ, तुम क्या कर रहे हो? यह बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है। क्या आपको लगता है कि क्लास बोर्ड एक बास्केटबॉल बोर्ड है? लू शी मियाँ ने दूसरी ओर देखा, हताशा में अपना स्कूल बैग फेंक दिया और चले गए। जू कियान दंग रह गया। डू मिंग वेई को देखा, लू शी मियाँ की पीठ की ओर इशारा किया। क्या गड़बड़ है? डू मिंग वेई ने उसे घूर कर देखा। तुम उससे पूछ रहे हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मीमी, चलो घर चलते हैं। डिंग मी ने अपना सिर रगड़ा। जू यी ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने अपना सिर हिलाया। सब ठीक है। तुम्हारा क्या हाल है? जू यी मुस्कुराई। यह कुछ नहीं है। मेरा सिर बहुत कठिन है। मुझे बस डर है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। डिंग मी ने अपनी चीजें पैक की, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। उसने जो कहा उसे ध्यान से नहीं सुना। उसने अपना स्कूल बैग डाला। It seems like I've never seen him so angry before. Ding Mi dejectedly lowered his head. I don't know either. When they arrived at the garage, Lu Shi Mia still hadn't left. He was sitting on his bike talking on the phone. His tone seemed impatient. I'm not going. He didn't know who he was talking to. The more he spoke, the more his face became gloomy. Ding Mi was too unfamiliar with this kind of Lu Shi Mia. He intuitively felt that he shouldn't provoke him. Quietly took out his bike. Before leaving, he glanced at the young man's tall and slender back, bit his lips, and cycled away. Lu Shi Mia hung up the phone, turned around, and the little girl was nowhere to be seen. Shaking his head, he put his phone in his pocket and cycled away. Xu Qian rode behind, saw some clues, passed by, and asked fearlessly, Did you have an argument with Ding Mi?
It was rare for Ding Mi to be angry with Lu Shimia. Lu Shimia sneered, "No." Qiu Qian didn't believe it. It seems like कुछ दिन हो गए हैं जब से मैंने तुम दोनों को एक साथ आते जाते देखा है, और तुम अपनी बाइक भी एक ही जगह पर पार्क नहीं करते। वे दोनों एक साथ स्कूल जाते थे और यहाँ तक कि अपनी बाइक भी एक ही जगह पर लॉक करते थे। लू शिमिया ने कोई जवाब नहीं दिया और स्कूल के गेट से बाहर निकलने के बाद वह जू कियान के विपरीत दिशा में चला गया। उसने बहुत तेजी से पैडल मारा और जल्द ही उसने लड़की को धीरे धीरे आगे चलते देखा। डिंगमी ने पलटकर लू शिमिया को अपने पीछे देखा और चौंक गई और जल्दी से पलट गई। लू शिमिया ने ठंडी सांस ली। वास्तव में उसके पास जाकर उसका सिर कुचलना चाहता था, या यहाँ तक कि उसका सिर फोड़ देना चाहता था ताकि देख सकूं कि वह क्या सोच रही थी। क्या आप दूसरों को प्रेम पत्र पहुंचाने में मदद करते हैं? बहुत सराहनीय। दो लोग, एक आगे और एक पीछे। दिनहमद बहुत धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसे गुजरते हुए नहीं देखा। उसे अजीब लगा, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा। लू शिमिया की कार सड़क के किनारे खड़ी थी और एक लंबा व्यक्ति पहले से ही पास की गेम की दुकान में प्रवेश कर चुका था। डिंगमी ने अपने होठों को दबाया और उदास होकर साइकिल से घर चली गई। उस समय वे यह नहीं समझ पाए कि लड़के और लड़कियों के अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। दिनहमद संवेदनशील, सतर्क, चिंता और परेशानी से भरा हुआ है, जबकि लू शिमिया मुक्त, सुशोभित, केंद्रित और यहाँ तक कि दबंग थी। बीजिंग। डिंग एमआई को हतप्रभ था। वह बीजिंग के लिए क्या जा रहा है? डू मिंगवेई उसके बगल में बैठ गया। तू कियान ने मुझे बताया, ऐसा लगता है कि लू शिमिया की दादी को अस्पताल में भर्ती कराया जाना है। जू जियाओबिन इतना शरारती था कि डिंगमी उसे पूरे दिन देखती रहती थी, जो कष्टप्रद और थका देने वाला दोनों था। उन्हें लगा कि वे एक दिन में घरों की तलाश पूरी कर लेंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्हें 5 दिन लग गए। सौभाग्य से वे कुछ दिनों बाद जू जियाओबिन को साथ ले आए, अन्यथा डिंगमी को अपना होमवर्क करने का समय नहीं मिल पाता। छुट्टियां बीत गईं और उन्होंने अभी भी कोई ऐसा घर नहीं चुना था जो उन्हें पसंद हो। जू जेन ने कहा, चलो सेंचुरी के व्यापार शुरू होने का इंतजार करते हैं और फिर हम वहां जाकर कोशिश कर सकते हैं। जू निंग असंतुष्ट थी, इसमें बहुत समय लग रहा है। जू जेन ने डांटा, क्या यह तुम्हारा काम है? विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आने वाली है, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करते। क्या आप अभी भी विश्वविद्यालय जाने की योजना बना रहे हैं? यदि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, तो आप तीसरे दर्जे के स्कूल में प्रवेश नहीं पा सकेंगे। यदि आप प्रवेश नहीं पा सकते, तो ऐसा ही हो। टिएट निन्ह ने बिना किसी चिंता के तर्क दिया। टिएट चान चिल्लाया, यह फिर से कहने की कोशिश करो। टिएट निन्ह अभी भी टिएट चान से बहुत डरी हुई थी और जल्दी से बोली, मैं स्कूल जा रही हूँ। टिएट निन्ह अपने कमरे में वापस भागा, जहाँ दिन्ह मैट अपना होमवर्क कर रही थी। दरवाजे के बाहर जू जेन ने झो किंग से कहा, अगर जू निंग डिंगमी की तुलना में आधी भी चौकस हो सकती, तो मुझे कम चिंता होती। झो किंग ने कहा, जियाओ निंग बहुत होशियार है, वह बस पढ़ाई नहीं करना चाहती। इसके अलावा वह जानता था कि जब वे उसकी तुलना करते हैं, तो जू निंग को सबसे ज्यादा नफरत होती है। निश्चित रूप से, जू निंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम बहुत घमंडी हो, है न? डिंगमी ने उसे अनदेखा करते हुए अपना होमवर्क करने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। जू निंग ने अपमानित महसूस किया और अपने फोन से खेलने के लिए बिस्तर पर चढ़ गई। लंबी छुट्टी खत्म होने के बाद लू शिमिया अभी भी वापस नहीं आई थी और सीटें फिर से बदल दी गई थी। इस बार दिनह मैट को ग्रुप 3 की टेबल 5 में स्थान मिला, जो ल्यूक थोई मिया के बहुत करीब था। खोंग खाडू और भी भाग्यशाली थी।
वह ल्यूक थोई मियाँ के ठीक सामने बैठी थी। दो मिन्हवी उसके पीछे एक टेबल पर बैठी थी, उसकी डेस्कमेट। तू खियांग, टैननडांग के साथ सीट बदल लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहती। कोई बदलाव नहीं। तुम इतनी नफरत क्यों कर रही हो? मेरे बारे में क्या? अगर मैंने यह सीट नहीं चुनी होती, तो क्या आपको लगता है कि मैं आपके साथ बैठना पसंद करूंगी? डिंगमी ने सलाह देने के लिए अपना सिर घुमाया। आप दोनों बहस करना बंद करें। सीटों को मनमाने ढंग से नहीं बदला जा सकता है। डुमिंग वेई ने ठंडी हंसी हंसी। किसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता? मैं शिक्षक को बताऊंगी कि उसने कक्षा के दौरान मेरा हाथ छुआ था। देखते हैं कि वह इसे बदलता है या नहीं। डिंगमी आश्चर्यचकित थी। तुमने उसका हाथ छुआ था? उसने तुखियन को घूर कर देखा। वह वास्तव में मिन्हवी का फायदा नहीं उठा सकता था, है ना? तुखियन ने अपने दांत पीस लिए। क्या तुम पागल हो? बिल्कुल नहीं। दो मिन्हवी ने तुरंत अपना सिर हिलाया। उसने बस इसे बनाया और उसका खंडन किया। डिंगमी ने उसे घूर कर देखा। वह ऐसी बकवास कैसे कह सकती है? क्या होगा अगर दूसरे लोग सुनेंगे और सोचेंगे कि यह सच है? शाम को स्व अध्ययन के बाद डिंगमी अकेले ही अपनी साइकिल से घर जा रही थी। जब वह विला की एक पंक्ति से गुजरी, तो उसने एक लंबी आकृति को दीवार से टिका हुआ देखा। डिंगमी दंग रह गई। सड़क पर लगे लैंप की मंद पीली रोशनी उधार लेकर दिनमत ने उस युवक का चेहरा साफ साफ देखा। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। खंड 1 अध्याय 14। अनुवादक। होई डोंग गर्मी की हवा बह रही थी। सिकाड़ा चहक रहे थे। लंबा और आलसी युवक अपनी स्थिति बदल रहा था, उसकी ओर देख रहा था। दीन मैट अपनी बाइक चला रहा था। सावधानी से हरे भरे पेड़ों की दो पंक्तियों से गुजरते हुए उसके सामने रुक गया। उसने अपनी आंखें नीची करके उसके हाथ में आधी जली हुई सिगरेट को देखा, अपने होठों को दबाया और अपना सिर ऊपर करके उसकी तरफ देखा। ल्यूक थोई मियाँ ने चुपचाप उसकी तरफ देखा, अपनी आंखें नीची की, अपना हाथ ऊपर किया और सिगरेट अपने मुंह में डाल ली। उसके होठों से निकला हल्का धुआं उसकी नाक की नोक पर टिका रहा, जैसे कोई पतला धागा उसके दिल के चारों ओर लिपटा हो, लगभग उसकी आत्मा को बहा ले गया हो। डिंगमी ने जल्दी से अपना सिर नीचे किया, अपनी बाइक को धक्का दिया और एक और कदम आगे बढ़कर उसे धीरे से पुकारा, अरे, तुम वापस आ गए। युवक ने उसकी बात अनसुनी कर दी, सिगरेट बुझा दी और उसे अपने आंगन में फेंक दिया। डिंगमी। लू शी मियाँ सीधे खड़े हो गए। उनकी लंबाई के कारण आने वाली दमनकारी भावना ने डिंगमी को अवाक कर दिया। वह मदद नहीं कर सकी और उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया और धीरे से पूछा, तुम वापस आ गए? तुम स्कूल क्यों नहीं गए? लू शी मियाँ ने अपनी आंखें नीची कर ली और उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वह बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन वह बहुत अच्छी दिख रही थी। उसकी मुस्कान बेहद प्यारी थी। डिंगमी उसके जवाब का इंतजार नहीं कर सकती थी। बीजिंग जाने के कारण के बारे में सोचते हुए उसका दिल अचानक धड़क उठा और उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया। तुम्हारी दादी, वह कैसी हैं? वह मुड़ा और अचानक उसके सिर पर थपथपाया। तुम क्या अनुमान लगा रही हो? मेरी दादी ठीक है। दिनमट ने राहत की सांस ली। यह बहुत अच्छी बात है। ल्यूक थोई मियाँ फिर से दीवार से टिककर खड़े हो गए, हाथ जेबों में डाले, आलसी और निश्चिंत दिख रहे थे। दिनमात उसके सामने खड़ी रही, बहुत देर तक खुद को रोके रखा, अंततः घुटते हुए एक वाक्य बोला, माफ करना। किस बात के लिए माफ करना? उसने धीरे से पूछा। मुझे पता है कि आपको प्रेम पत्र मिलना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किसी को आपको प्रेम पत्र देने में मदद करता हूँ। असल में मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूँ। दीनमट ने अपना सिर झुकाया, विनम्रतापूर्वक विचार किया।
ल्यूक थोई मियाँ ने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा, ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुमने अभी भी यह कहने की हिम्मत की है, अगर तुम मदद नहीं करना चाहती हो, तो क्या तुम मना करना नहीं जानती हो? फिर से उदार होने का दिखावा कर रहा हूँ। वह घबरा गई। उसने मुझे यह दिया और भाग गया। मैं इसे तुरंत फेंक नहीं सकती थी। भले ही इसे फेंकने वाला आप ही हो, लेकिन इसे आपको ही फेंकना चाहिए। आखिरकार यह आपके लिए ही लिखा गया है। अच्छा। ल्यूक थोई मियाँ ने आह भरते हुए अपना भाव बदला। और क्या? दिनहमत ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। और भी है। ल्यूक थोई मियाँ ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। दिनहमत को अचानक घबराहट महसूस हुई। वह सोचने लगी कि उसने और क्या गलत किया। उसकी आंखें चमक उठीं, यह सोचते हुए, आह, मुझे उस दोपहर तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। उसने अपना स्वर थोड़ा बदला और डांटना शुरू कर दिया। तुम भी गलत हो। मुझे इतने लंबे समय तक अनदेखा कर रहे हो, जैसे कि मैंने कोई भयानक अपराध किया हो। लू शी मियाँ ने कुछ सेकंड तक सहन किया और आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और उसके बालों को सहलाया। अपने हाथ पर नरम और चिकना एहसास महसूस करते हुए उसे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। दिनहमट बहुत खुश हुआ। तो हम सुलह कर रहे हैं? हम कब ठीक हुए? ल्यूक थोई मियाँ ने सहजता से उत्तर दिया। दिनहमट स्तब्ध रह गई। उसने अपना सिर नीचे किया और हकलाते हुए बोली, अच्छा, अच्छा। ल्यूक थोई मियाँ ने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। उसने अचानक अपना सिर उठाया। सड़क की रोशनी के नीचे उसके गाल लाल हो गए। ल्यूक थोई मियाँ अचानक चौंक गए, अस्वाभाविक रूप से दूसरी ओर देखने लगे और खांसते हुए बोले, एक मिनट रुको, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। एक लंबा चौड़ा व्यक्ति उसकी आंखों के सामने चमक उठा, जो तेजी से आंगन में प्रवेश कर रहा था। दिनहमत ने देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। कुछ ही देर में ल्यूक थोई मियाँ साइकिल से बाहर आए, सामने रुके, उसकी ओर देखने लगे। चलो चलें। हाँ, ठीक है। दिनहमत जल्दी से कार में चढ़ गया। उसकी छाती में हवा चल रही थी और दिन भर की चिंताएं पूरी तरह से पीछे छूट गई थी। जहां तक उन दोनों के फिर से अच्छे होने की बात है, तो तान डांग को कुछ समझ नहीं आया। क्या तुम दोनों में अभी झगड़ा हुआ था? डो मिन्हवी मुस्कुराए और बोले, इतनी कम बौद्धिक क्षमता के साथ। युवक, मुझे डर है कि तुम जीवन भर अकेले रहोगे। डिंग मी जोर से हंस पड़ी। अचानक लू शी मियाँ की आंखों से मिलते हुए उसने जल्दी से अपनी मुस्कान वापस ले ली। उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, उसके कानों के किनारे लाल हो गए। लू शी मियाँ ने अपना सिर नीचे किया और मुस्कराई, गणित की समस्या को खोला और उसे समझना शुरू किया। लंबे शीत युद्ध के बाद पहले से अनाम भावनाएं अचानक बिना कहे ही समझ में आने लगी। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए कक्षाओं की आवश्यकता थी, इसलिए 10वीं और 11वीं कक्षाओं को एक और लंबा ब्रेक मिला। जब डिंग मी घर लौटी तो झो किंग पौष्टिक सूप बना रही थी और जू निंग उसके बगल में खड़ी थी, स्वाद चख रही थी। मुझे शिटेक मशरूम पसंद नहीं है, इसका स्वाद थोड़ा अजीब है, चू थान ने कहा। तो कल मैं तुम्हारे लिए रतालू का सूप बनाऊंगा। इन दिनों खूब खाओ और अपनी परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाओ। तियत निन्ह ने तुरंत चम्मच नीचे रख दिया, असहजता से रसोई से बाहर चली गई। दी ने मैट को दरवाजे के बाहर खड़ा देखा, सूंघी, फिर बेडरूम में चली गई। क्या तुम मूर्ख हो? तुम उससे क्यों नाराज हो? चू थान ने उसे देखा, मुस्कुराया। वह बहुत दबाव में होगी क्योंकि वह कॉलेज की प्रवेश परीक्षा देने वाली है। अगले कुछ दिनों में उसके साथ कोई उपद्रव मत करो, इससे उसके परीक्षा परिणाम प्रभावित होंगे। तुम्हारे चाचा खुश नहीं होंगे। दिनहमत ने अपने स्कूल बैग का पट्टा कसकर पकड़ लिया और सिर झुकाकर कहा, हाँ,
ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में सारी उथल पुथल उसी की वजह से हो रही है, चाहे सही हो या गलत। वह बहुत ही बेमानी लग रही थी। डिंगमी ने अपना सिर नीचे किया और कमरे में चली गई। उसने शायद ही कभी जू निंग को पढ़ते हुए देखा हो। आपको कितनी दूर जाना चाहिए? कॉलेज प्रवेश परीक्षा? अचानक मुझे थोड़ी सी उत्सुकता महसूस होने लगी। कॉलेज जाना बहुत बढ़िया होगा। मैं दूसरे शहर जा सकता हूँ। मैं स्कूल में रह सकता हूँ। छुट्टी के बाद, कक्षा में और स्कूल के बाहर, परीक्षा के कुछ निशान अभी भी हैं। जब कक्षा की गतिविधियों का समय हुआ, तो ली ची बान ने विपरीत दिशा में 12वीं कक्षा की मंजिल की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां अब सब खाली है। जल्द ही वहां जाने की तुम्हारी बारी होगी। ये शब्द ऐसे थे जैसे तुरही बजने वाली हो। अंतिम परीक्षा की शाम को ल्यूक थोई मियाँ ने सभी को खाने पीने के लिए आमंत्रित किया। खाने के बाद दो मिनवी ने समूह को वर्ष के अंतिम नरक में प्रवेश करने का जश्न मनाने के लिए फिर से गाने के लिए कहा। उसने अपना हाथ दिनहमट के कंधे पर रखा और कहा, यह आखिरी गर्मी की छुट्टी है, हमें इसका आनंद लेना है। दिनहमट असहाय थे। वर्ष के अंत में ऐसी क्या अच्छी बात है। दो मिनवी बाहर जाकर खेलना चाहती थी। उसने उसे हिलाते हुए कहा, जाओ जाओ। दिनहमट ने पलकें झपकाईं और ल्यूक थोई मियाँ की ओर देखा। ल्यूक थोई मियाँ, क्या तुम जा रहे हो? दोनों लड़कियों के लिए लड़के हमेशा बहुत उदार थे। लू शी मियाँ ने सिर हिलाया और जू कियान ने तुरंत एक कमरा बुक करने के लिए फोन किया। केटीवी रूम में डुमिंग वेई ने लगातार 5 गाने गाए और फिर डिंगमी को कुछ और गाने गाने के लिए खींच लिया। मुझे आपके लिए कुछ गाने चुनने दीजिए। मैं तुम्हें गाना सुनना चाहता हूँ। दो मिनवी ने माइक नीचे रखा और गाना चुनने चले गए। दीन मैट की आवाज बहुत अच्छी थी और उनका गाना सुनना आसान था। आमतौर पर दो मिनवी हमेशा उनसे और गाने के लिए कहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। टू खिएन ने जोर से चिल्लाया, गाना बंद करो, यहाँ आओ और कुछ ताश खेलो। नहीं खेलेंगे। दो मिनवी बहुत आलसी था और उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह अभी भी दिनहमत के लिए गाने चुनने में व्यस्त था। दिनहमत को वास्तव में गाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन पिछले कुछ दिनों में घर एक हंगामे में नहीं था। उसके स्कूल पहले स्तरीय छात्र के पीछे एक बिंदु। वो संगीत जिसे डुमिंग वेई ने उसके लिए चुना था, पहले से ही खेलना शुरू कर दिया था। ल्यूक थोई मियाँ के बारे में क्या? क्या आप भी विदेश में पढ़ने जा रहे हैं? अतीत में ली ची बान उसे सिंघुआ में सीधे प्रवेश पाने के लिए राष्ट्रीय ओलंपिक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन उसने मना कर दिया। क्या वह भी दो मिनवी की तरह विदेश में अध्ययन करने की योजना बना रहा है? दिनहमट को अचानक उलझन महसूस हुई। दो मिनवी कूदकर उसके पास आए और उसके कंधे पर थपथपाया। तुम गाती क्यों नहीं? दिनहमट ने अपना सिर हिलाया। मैं अब और गाना नहीं चाहता। मुझे प्यास लगी है। मैं थोड़ा पानी पीने जा रहा हूँ। दिनहमट ने माइक नीचे रखा, सोफे के पास चली गई, जहाँ ल्यूक थोई मियन आलस से बैठा था। उसे खींच लिया। दिनहमट तुरंत उसके बगल में बैठ गई। ऐसा लगा कि वह उसे कुछ कहते हुए सुन रही है। दो मिनवी गा रहा था। कमरे में थोड़ा शोर था। वह स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रही थी। उसके करीब झुकी और पूछा, तुमने क्या कहा? ल्यूक थोई मियाँ ने दो मिनवी की ओर देखा जो चिल्ला रहा था। थोड़ा भौहें सिकोड़ी, सीधा बैठ गया। एक कप उठाया, उसमें चाय भरी और दीनहमट को दे दी। पी लो। दीनहमत ने पलकें झपकाईं, बोतल ली और उसे अपने होठों से लगाया और उसकी ओर देखते हुए पीने लगा। थोड़ी देर बाद उसने उसे यह कहते हुए सुना, पीने के बाद ऊपर जाकर कुछ और गाने गाओ। दिनहमत, क्या आपको लगता है कि मैं एक सड़क गायक हूँ? एक सेकंड के बाद दिनहमट मुस्कुराया, क्या मैं अच्छा गाता हूँ?
ल्यूक थोई मियाँ अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और धीरे से मुस्कुराए। यह ठीक है, 2 मिनहवी से बेहतर है। आपको जल्दी से उनकी जगह ले लेनी चाहिए। दिनह मत। तु खिएन और तान डांग जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सके। तू खिएन ने अपना सिर घुमाया और चिल्लाया, 2 मिनहवी, गाना बंद करो, यह बहुत जोर से है। दीनमत ने उन पर कड़ी नजर डाली और दौड़कर 2 मिनहवी के पास खड़ा हो गया, जिससे पता चला कि वह उसके पक्ष में है। 2 मिनहवी ने घंटी पकड़ी और उसे तुखियन की ओर फेंक दिया। तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। यदि आपको यह सुनना पसंद नहीं है तो चले जाइए। तू खिएन ने दृढ़ता से इसे स्वीकार किया, मुस्कुराया और पासा खेलने के लिए वापस मुड़ा। तान डोंग खड़ा हुआ। मैं अब और नहीं खेलूंगा। मैं कुछ गाने भी गाने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। जो और भी ज्यादा गगनभेदी था, वह मंच पर था। लगभग 10 बज रहे थे जब ल्यूक थोई मियाँ ने वेटर को पैसे देने के लिए बुलाया और पूरा समूह एक साथ कमरे से बाहर निकलकर बदले में पैसे लेने गया। ल्यूक थोई मियाँ ने बदले में पैसे वापस ले लिए और पीछे से 2 मिनहवी ने कहा, ल्यूक थोई मियाँ, मैट को घर ले जाओ। हाँ। ल्यूक थोई मियाँ ने लापरवाही से अपनी जेब में पैसे डाल लिए। दिनमत ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर जल्दी से मुड़कर 2 मिनहवी से पूछा, क्या घर पर कोई तुम्हें लेने आ रहा है? 2 मिनहवी, नहीं, मैंने किसी से तुम्हें लेने के लिए नहीं कहा, बस से घर जाओ। क्या ये ठीक है? दीनमत ने हिचकिचाते हुए कहा कि क्या उसे ल्यूक थोई मियाँ को 2 मिनहवी के साथ वापस जाने देना चाहिए। ल्यूक थोई मियाँ का हाथ पहले से ही उसके सिर पर था, धीरे से रगड़ते हुए, चलो चलें। 2 मिनहवी ने दिनमत को संकेत दिया और उसे आगे धकेल दिया। अब जाओ, अब जाओ। तुम्हें मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दीनमैट का सिर ल्यूक थोई मियाँ की पीठ से टकराया, जिससे उनकी नाक में चोट लग गई। ल्यूक थोई मियाँ ने झुककर उसकी ओर देखा। दिनमत अपनी नाक ढकने से खुद को रोक नहीं सका। घुटन महसूस करते हुए उसने आग्रह किया, तुम क्या देख रहे हो? चलो चलें। पूरा समूह एक साथ नीचे चला गया। टैन डांग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, मैं घर नहीं जाना चाहता। एमियन, कृपया मुझे एक रात के लिए अपने घर में ले लो। क्या आपको डर है कि आपके माता पिता आपको पीटेंगे? ल्यूक थोई मियाँ ने उदासीनता से पूछा। तान डोंग ने उसकी गर्दन के पीछे थपथपाया। इस बार परीक्षा बहुत बुरी रही। जब मैं घर जाऊंगा तो तुम दोनों के बीच झगड़े से बच नहीं पाऊंगा। ल्यूक थोई मियाँ ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए पीछे धीरे धीरे चल रहे दीनमैट की ओर देखा और चलना बंद कर दिया। यदि आप जानते हैं कि आप बच नहीं सकते हैं, तो जल्दी घर जाओ और इसका सामना करो। तान डोंग ने गुस्से से मुंह फेर लिया। ल्यूक थोई मियाँ ने झुककर दीनमैट को देखा। क्या तुम घोंघा हो? डिंग मी दंग रह गई। आगे देखते हुए जू निंग और उसकी सहेली अंदर आ रही थी। वे दोनों आमने सामने थी। जू निंग ने लू शी मियाँ को देखा। बहुत परिचित महसूस कर रही थी और सुंदर भी। वह कुछ और बार देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। फिर उसने दीनमत की ओर देखा। तुम यहाँ क्यों हो? दीनमत ने 2 मिनहवी के गले में हाथ डाला और कहा, मैं और मेरा मित्र मिलने आए थे। अब हमें घर जाना होगा। तियत निन्ह ने उसे देखने की जहमत नहीं उठाई और अपनी सहेली के साथ चली गई। दीनमत ने अपनी सहेली को फुसफुसाते हुए सुना, वह लड़का बहुत सुंदर है। जू निंग ने कुछ नहीं कहा। पलट कर देखा। वे चारों लोग साथ साथ गए होंगे। जू निंग ऊपर गई होगी। डिंग मी ने हिम्मत करके लू शी मियाँ के पास जाकर अपना सिर उठाया और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराई। चलो चलें। ल्यूक थोई मियाँ ने यह नहीं पूछा कि मिस तियत निन्ह कौन है। एक हाथ जेब में डाले वह आराम से आगे चल पड़ा। टू खिएन 2 मिनहवी के पीछे खड़ा था, खींचता हुआ। अरे, मैं तुम्हें घर ले चलूं? 2 मिनहवी ने अपना सिर घुमाया, बाहर से मुस्कुराई लेकिन अंदर से नहीं।
कोई जरूरत नहीं, धन्यवाद। तू खिएन ने उसकी ओर देखा, उसका हाथ खींचा और उसे दूर ले गया। उसे ले जाना बेहतर है, रात में बहुत सारे गुंडे होते हैं। 2 मिन्हवी, मुझे लगता है कि आप गुंडे हैं। दिनहिम्ट की हाई स्कूल की आखिरी गर्मी की छुट्टियां बहुत ही अस्थिरता से गुजरी। टिएट चान ने टिएट निन्ह को दोबारा क्लास लेने के लिए मजबूर किया, लेकिन टिएट निन्ह ने मना कर दिया, जिससे टिएट चान इतना गुस्सा हो गया कि वह लगभग मारपीट पर उतारू हो गया। अंत में टिएट निन्ह ने समझौता किया, यदि आप दोबारा क्लास लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं नहत ट्रुंग में पढ़ना चाहता हूँ। टिएट चान तुरंत सहमत नहीं हुए, केवल इतना कहा, क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ इसलिए नहत ट्रुंग में प्रवेश पा सकते हैं क्योंकि आप चाहते हैं? आपके ग्रेड इतने खराब हैं, कौन आपको स्वीकार करना चाहेगा? टिएट निन्ह ने मुंह फेर लिया। हाँ, मैं वैसे भी स्कूल वापस नहीं जाना चाहता जब तक कि वह नहत ट्रुंग न हो। जू जेन बहुत गुस्से में थी और उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। एक रात तक डिंगमी ने जू जेन और झो किंग को यह चर्चा करते हुए सुना कि वे जू निंग के लिए फर्स्ट हाई स्कूल में फिर से प्रवेश पाने के लिए एक कनेक्शन खोजने के लिए पैसे खर्च करने जा रहे हैं। डिंगमी उदास थी। हालांकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अंदर से वह वास्तव में जू निंग के साथ एक ही स्कूल में पढ़ना नहीं चाहती थी। गर्मियों की छुट्टियां बीत गईं और जू जेन ने जो कनेक्शन मांगा था उसकी अभी भी कोई खबर नहीं थी और डिंगमी की तरफ से स्कूल शुरू होने वाला था। कक्षा 12। वयस्कता के करीब एक कदम। खंड 1 अध्याय 15। अनुवादक होई डुओंग 12वीं कक्षा से शुरू होकर चयनात्मक कक्षा में बड़े बदलाव हुए। कक्षा में कुछ नए चेहरे दिखाई दिए। आगामी कॉलेज प्रवेश परीक्षा की लड़ाई का सामना करते हुए कुछ लोग पीछे रहने को तैयार थे, कुछ लोगों ने आगे बढ़ने का अवसर लिया। सौभाग्य से डिंगमी बाद वाले में से थी। नए सेमेस्टर ने अभी तक सीटों की व्यवस्था नहीं की थी, इसलिए उनमें से कुछ समूह 4 की अंतिम 2 टेबलों पर एकत्र हुए, जबकि किन यांग को जूकियान के बगल में समूह 3 की छठी टेबल पर धकेल दिया गया। डू मिंग वेई ने टेबल पर दस्तक दी और कहा, हम देखेंगे कि क्या हम कक्षा में फिर से सीटें बदल सकते हैं। डिंगमी एक नई वितरित अंग्रेजी पुस्तक पढ़ रही थी, अपना सिर नहीं उठा रही थी। शायद 1 साल बाद डिंगमी अब लू शी मिया के साथ एक ही टेबल पर बैठने की इच्छा में पहले की तरह जिद्दी नहीं थी। आखिरकार उसने उसे नहीं चुना था। डू मिंग वेई झुके और आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। जू यी का गणित स्कोर लू शी मिया के समान है ना? मुझे आश्चर्य है कि भाई बिन इस बार चीजों को कैसे व्यवस्थित करेंगे। लू शी मिया ने अपनी पलकें थोड़ी ऊपर उठाईं। जू कियान ने उनकी ओर देखा और कहा, जू यी एक बार डिंगमी के साथ 2 महीने तक एक ही टेबल पर बैठे थे। अगर भाई बिन उन्हें चुनने दे तो वे डिंगमी को चुन सकते हैं। अरे, यह आदमी अपना रास्ता जानता है। डू मिंग वेई ने जू कियान की ओर अपनी भौहें उठाईं। उन्होंने अपनी कलम घुमाई और आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराए। उन दोनों के लिए मौखिक लड़ाई के बिना अपना मुंह खोलना दुर्लभ था। डिंगमी एक पल के लिए रुका और लू शी मिया को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा घुमाया। लू शी मिया कुर्सी की पीठ पर सिर झुकाए किताब पढ़ रही थी। खिड़की की सलाखों से सूरज की रोशनी चमक रही थी, जो उस युवक के सुंदर चेहरे पर पड़ रही थी। जिस कुर्सी पर वह बैठी थी, वह अचानक थोड़ी हिली। लू शी मिया ने अपने पैर पीछे खींचे, धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और आधी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। क्या तुम मेरे साथ एक ही टेबल पर बैठना चाहोगी? अगर मैं हाँ कहूँ, तो क्या तुम सहमत हो जाओगी? निश्चित रूप से वह फिर से उसे चिढ़ा रहा था। बेशक, डिंगमी उसकी चाल में नहीं फंसी और उसने अपना सिर हिलाया। नहीं। क्यों? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। लू शी मिया ने किताब बंद की, खड़ा हुआ,
अपने हाथ जेब में डाले, ऊपर से उसकी ओर देखा और अचानक मुस्कुराया। ठीक है। लंबा व्यक्ति दूर चला गया। डिंगमी ने उसकी पीठ की ओर देखा, समझ नहीं पा रही थी कि ठीक है से उसका क्या मतलब है। उसने अपने चेहरे को थपथपाया। क्या वह कहती है कि वह उसके साथ एक ही मेज पर बैठना चाहती है, जिससे वह दुखी हो गई? चलो चलें। क्यू कियान ने अचानक डू मिंग वेई को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। क्या आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं? क्या आपको अंतिम परीक्षा के बाद का दिन याद है? हम एक साथ गाने के लिए गए थे और फिर लू शी मियाँ आपको घर ले गईं? दिनह मट ने सिर हिलाया। मुझे याद है। उस दिन के कुछ दिन बाद दो मिन्हवी और उसके माता पिता विदेश घूमने गए, फिर बीजिंग गए और स्कूल शुरू होने पर ही लौटे। उन दोनों के पास अभी भी बहुत सी ऐसी बातें थीं जिन्हें वे एक दूसरे के साथ साझा करने का मौका नहीं पा सके थे। उस रात तू खियन ने लापरवाही से कहा कि रात में बहुत सारे गुंडे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कार का इंतजार करते समय वे वास्तव में गुंडों से भिड़ गए। थिएटर के सामने शराबियों से टकराना उनके लिए सामान्य बात थी। उस दिन दो मिन्हवी ने छोटी स्कर्ट पहनी थी। वह लंबी थी और अच्छी तरह से परिपक्व थी। 17 वर्षीय लड़की युवा और सुंदर दोनों थी। सड़क के किनारे कार का इंतजार करते हुए उसने स्वाभाविक रूप से राहगीरों का ध्यान आकर्षित किया। तू खियन ने लड़की की लंबी टांगों पर नजर डाली, अचानक थोड़ा दुखी महसूस करते हुए। डू मिंग वेई, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी स्कर्ट बहुत छोटी है? डू मिंग वेई को बहस करने की आदत थी। अगर मेरी स्कर्ट छोटी है तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुमने इसके लिए पैसे दिए। तू खियन क्रोधित हो गया और ठंडी हंसी में बोला, अगर तुम चाहती हो कि दूसरे लोग इसे देखें तो इसे पहनो। दूसरे लोग इसे देखें, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? डू मिंग वेई को तुरंत गुस्सा आ गया। जू कियान, तुम्हारा मुंह इतना गंदा क्यों है? आखिरकार वे दोनों केवल अपनी किशोरावस्था में थे, इसलिए जू कियान को भी गुस्सा आ गया। डू मिंग वेई, क्या तुम कुछ समझदारी से बात कर सकते हो? 20 के दशक के दो युवक दूसरी तरफ से दौड़े। उनके शरीर से शराब की बदबू आ रही थी। वे सीटी बजा रहे थे। अरे, क्या तुम्हारी बहन अपने प्रेमी से बहस कर रही है? डू मिंग वेई ने देखा। इसका तुमसे क्या लेना देना है? दोनों पुरुषों ने अपने शरीर हिलाए। उनमें से एक ने डू मिंग वेई का हाथ पकड़ लिया। तुम अभी भी एक बच्चे हो। तुम नहीं जानते कि लड़कियों के सामने कैसे झुकना है। लड़कियों को प्यार करने के लिए बनाया जाता है, लड़ाई क्यों? डू मिंग वेई घबरा गई, अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी। जू कियान ने एक शब्द भी नहीं कहा और तुरंत दोनों पुरुषों को मारने के लिए आगे बढ़ा, उन्हें पीछे खींच लिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुम क्या करना चाहते हो? भाड़ में जाओ, उस आदमी ने शाप दिया। जू कियान के कॉलर को पकड़ लिया। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए है कि तुम जैसा चाहो मारो? वे बस लड़ाई में उतर गए। जू कियान बिल्कुल भी डर नहीं रही थी, लेकिन डू मिंग वेई बेहद घबरा गई थी। वे दो थे। वास्तव में वे दो आदमी पहले से ही नशे में थे। वे एक छात्र को नहीं हरा सकते थे जो अक्सर जू कियान की तरह खेल खेलता था। जू कियान ने दोनों लोगों को जमीन पर पीटा, फिर डू मिंग वेई को घसीट कर ले गया। सड़क के अंत तक दौड़ते हुए दो मिन्हवी ने उसे देखा, हांफते हुए। तुम्हारे मुंह से खून बह रहा है, यह ठीक है? तू खियन ने दर्द से अपने दांत दिखाते हुए उसे पोंछा। दो मिन्हवी ने उसे घूर कर देखा। तुम बहुत उत्तेजित हो। वे मुख्य सड़क पर क्या करने की हिम्मत करेंगे? और वे लड़ रहे हैं। तू खियन ने उसकी ओर देखा। कोई विवेक नहीं। मैं किसके लिए हूँ? दोनों ने एक दूसरे को देखा, अचानक हंस पड़े, फिर जल्दी से नजरें फेर लीं। दीनह मत स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उस रात ऐसा कुछ होगा। डू मिंग वेई ने उसके चेहरे को थपथपाया।
आप इतने आश्चर्यचकित हैं? जू कियान की भावनात्मक स्वभाव के साथ लड़ना ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि लू शिमिया भी लड़ती हैं। उसे, आप क्या देख रहे हैं? और दराज से एक किताब निकाली। चूंकि जू जियाओबिन को बचपन से ही अपने बाल खींचने का शौक था, इसलिए डिंगमी ने अपने बाल छोटे करवाने का फैसला किया था। उसने मिडिल स्कूल के बाद से अपना हेयर स्टाइल कभी नहीं बदला था। जब भी उसके बाल थोड़े लंबे होते, वह उसे काट देती। डू मिंग वेई ने उसे देखा, तुम्हारी बहन अब दूसरों के बाल नहीं खींचती, अपने बाल लंबे होने दो, यह सुंदर दिखने की गारंटी है। डिंगमी ने उसके बालों के सिरों से खेला और अपना सिर नीचे किया। इसे भूल जाओ, इसे छोटा करवा लो। मुझे डर है कि अगर यह लंबे हुए तो यह परेशानी का सबब बन जाएगा। हम कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद इस बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो मैं इस सप्ताहांत तुम्हारे साथ चलूंगी। कक्षा की गतिविधियों से पहले डू मिंग वेई एक अन्य दोस्त के साथ बाथरूम गई थी। जू यी पिछले दरवाजे से डिंगमी के पास गई और थोड़ी शर्मिंदगी से पूछा, डिंगमी, हम बाद में सीट बदल लेंगे। क्या तुम मेरे साथ बैठ सकती हो? हाँ, डिंगमी हैरान थी। लू शिमिया, जो आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे झुके हुए थे, अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे, अचानक अपनी आंखें खोलीं और जू यी की ओर देखा। जू यी की आंखें उसकी आंखों से मिली, जैसे कि उसे दिल में चोट लगी हो, और जल्दी से समझाया, मुझे लगता है कि आपके साथ एक ही टेबल पर बैठना बहुत अच्छा है, और आप अंग्रेजी और साहित्य में अच्छे हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि मेरी अंग्रेजी खराब है, लेकिन मेरा गणित खराब नहीं है। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ। डिंगमी ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, चलो कक्षा की गतिविधियों के समय इस बारे में बात करते हैं। होमरूम शिक्षक ने अभी तक यह नहीं बताया है कि सीट कैसे बदलनी है। जू यी के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है। जैसे ही जू यी चली गई, डिंगमी की कुर्सी अचानक फिर से हिल गई। उसने अपना सिर घुमाया। ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें ठंडी थी। डिंगमी ने शू यी की कही हुई बात के बारे में सोचा और अचानक उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। क्या गड़बड़ है? लू शी मियाँ ने अपना पैर वापस खींच लिया और ठंडे स्वर में जवाब दिया, कुछ नहीं है, डिंगमी। ऐसा क्यों नहीं लगता कि कुछ नहीं है? घंटी बजी। लीजी बिन अपनी पाठ योजना लेकर अंदर आया और मेज पर थपकी दी, चुप रहो। पहली कक्षा की बैठक असामान्य रूप से लंबी चली। लीची बान ने कुछ समय तक सूची बनाई कि इस वर्ष सिंघुआ 1, पेकिंग विश्वविद्यालय 2 में कौन प्रवेश पा सकता है, तथा प्रथम श्रेणी के स्कूल में प्रवेश पाने के लिए किसे कितने अंक चाहिए। बाद में शिक्षक ने जीवन के आदर्शों के बारे में भी बात की और कम उम्र के प्यार के मुद्दे का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया गया। डिंगमी को दोषी महसूस हुआ और उसने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। जब कक्षा में केवल 10 मिनट बचे थे, तो लीजी बिन ने पाठ योजना को थपथपाया और कहा, आपको लगता है कि विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा देने की आपकी बारी आने में कितना समय लगेगा? बस कुछ ही महीने और, पलक झपकते ही वे गायब हो जाएंगे। आपको अच्छे स्कूल में दाखिला मिल पाएगा या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। पूरी कक्षा 3 मिनट के लिए चुप रही। हर कोई विनम्रतापूर्वक अपने आप पर विचार कर रहा था। ठीक है, चलो सीटें बदलना शुरू करते हैं। लू शी मियाँ पहले एक साथी चुनती हैं। डिंगमी ने पहले ही सामान पैक करना शुरू कर दिया था, सीट बदलने की तैयारी कर रही थी। लू शी मियाँ खड़ी हुई और बोली, डिंगमी, हो? डिंगमी की पीठ तुरंत अकड़ गई। उसे संदेह हुआ कि वह मतिभ्रम कर रही है। लीजी बिन भी थोड़ा स्तब्ध था। लू शी मियाँ ने अपनी अभिव्यक्ति को समायोजित किया और गंभीरता से कहा,
वह अंग्रेजी और साहित्य में अच्छी है और मैं गणित में अच्छा हूँ। साथ बैठकर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। पूरी कक्षा। डिंगमी के कान लाल और लाल हो गए। क्या यह वही नहीं था जो जू यी ने अभी कहा था? दीनहमत ने चुपके से अपने दिल में सिर हिलाया। नहीं, उसने कभी ल्यूक थोई मियाँ को किसी से सवाल पूछते नहीं देखा था। चाहे सवाल कितना भी मुश्किल क्यों न हो, वह उसे आसानी से हल कर लेता था। पूरी क्लास में बातचीत हो रही थी। कुछ लोग जोर से हंस भी रहे थे। एनएसपी ली ची बान हमेशा ल्यूक थोई मियाँ से प्यार करता था, इसलिए उसने उसे मुंह दिखाते हुए जवाब दिया, बुरा नहीं है। फिर डिंगमी लू शी मियाँ के साथ बैठती है। बाकी लोग लॉटरी निकालते हैं। ओह ठीक है। एक और छात्र है जो गणित में प्रथम स्थान पर है। जू यी, तुम भी एक डेस्कमेट चुन लो। जू यी उदास होकर खड़ी हो गई और बोली, मैं अब सीट नहीं बदलूंगी। यहाँ बैठना ठीक है। ठीक है। फिर कक्षा अध्यक्ष सभी को लॉटरी निकालने देंगे। समय लगभग समाप्त हो गया है। पूरी कक्षा शोर मचाते हुए लॉटरी निकालने के लिए आगे बढ़ी। डुमिंग वेई ने डिंगमी के हाथ को चुटकी लेने का अवसर लिया। क्या तुम इतनी खुश हो कि तुम मूर्ख हो? डिंगमी शर्मा गई और अपना सिर हिलाया। यह कहाँ से आया? वह बहुत डरी हुई थी। डुमिंग वेई ने लू शी मियाँ की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जो उसके पीछे बैठा था और अभी भी शांति से अपनी कलम घुमा रहा था। वह थोड़ा मुस्कुराई। सचमुच बहुत खुश थी। उसने दिन मैट को थपथपाया। मैं पहले लॉटरी निकालूंगी। लॉटरी निकालने के बाद घंटी बजी। टू खियन ने ल्यूक थोई मियाँ की आवाज की नकल करते हुए अपना सामान पैक किया। वह अंग्रेजी और साहित्य में अच्छा है, मैं गणित में अच्छा हूँ। साथ में बैठे। ल्यूक थोई मियाँ ने उसे लात मारी। क्या इतना ही काफी है? चले जाओ। तुकियान लगभग गिर पड़ी, जल्दी से मेज को पकड़ते हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। डिंगमी के चेहरे का तापमान बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। धीरे धीरे अपना सामान पैक कर रही थी। क्लास मॉनिटर जिसने उसकी वर्तमान स्थिति को उठाया था, पहले से ही उसकी किताबें रख चुका था। कुर्सी अचानक एक संकेत के रूप में हिल गई। डिंगमी रुकी और अपना सिर घुमाया। उनकी आंखें मिली। वह कुछ हद तक सीधे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। लू शी मियाँ ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया, हंसते हुए कहा, तुम क्या देख रहे हो? तुम जल्दी से यहाँ क्यों नहीं चले आते? नोट 1, सिंघुआ, सिंघुआ विश्वविद्यालय। 2, पेकिंग विश्वविद्यालय, पेकिंग विश्वविद्यालय। सिंघुआ और पेकिंग विश्वविद्यालय प्रशिक्षण, गुणवत्ता और प्रतिष्ठा दोनों के मामले में चीन के 2 शीर्ष विश्वविद्यालय हैं।